स्वागत है 11th वालों, आशु गई 11th एंड 12th पे। और आज है हमारा डे 5 यानी कि केमिस्ट्री के 5 डेज चैलेंज का आखिरी दिन, जहां पे हम खत्म करने वाले हैं हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है पहले, तो क्यों ना पहले उन बातों को किया जाए। सबसे पहली बात, सर 50,000 सब्सक्राइबर 50,000 सब्सक्राइबर 50,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। अब आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों आप सरकार की तरह बदल जाते हो अपने वादों से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बड़ी खतरनाक बात यह है कि आज यानी कि ये सेशन आपके पास आ रहा है 10 तारीख को। 10 तारीख है ना भैया? आज मैं 10 को इसको सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं और 10 को ही शाम को 6 बजे आपके पास ये सेशन आ रहा है। लेकिन 11 तारीख को शाम को 7 बजे, 11 तारीख को शाम को 7 बजे, इसको बड़ा बड़ा लिख दिया जाए भैया, 11 तारीख को यानी कि 11 फेब को 7 बजे यानी कि 7 PM पे हम लोग जा रहे हैं लाइव, जहां पे हम लोग फिजिक्स के बुक 1 के, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट डाला था जहां पे आपसे पूछा गया था कि आपको पहले फिजिक्स की लाइव चाहिए केमिस्ट्री की, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के वहां पे जो कमेंट मैंने पढ़े वो फिजिक्स थे। आप भी जाके एक बार चेक कीजिएगा। और बुक 1 के हम यहाँ पे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कह लो या क्वेश्चंस कह लो करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? 11 फेब को शाम को 7 बजे यानी कि कल। अब क्योंकि हमारा ये चैनल बहुत नया है तो हम लोग आज ही मैंने 2 बजे यानी 10 तारीख को 2 बजे 10 तारीख को 2 बजे रिक्वेस्ट डाली थी कि भैया चैनल को लाइव जाने के लिए। तो 24 घंटे बाद वो लाइव रिक्वेस्ट ऑप्शन जो है वो खुलता है। तो अब यानी कि हम लोग 11 तारीख को ही 2 बजे के आसपास सेशन लगा पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, जैसे 11 तारीख को 2-3 बजे के आसपास सेशन लग जाएगा, आपको सेशन को लाइक करके अपनी हाजिरी लगानी होगी, ये दिखाने के लिए कि आप लाइव में आने वाले हो। दूसरी बात, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप सबको अभी इसी वक्त एक कमेंट करना है और वो है 11 तारीख 11 फेब ट्यूसडे, 11 फेब ट्यूसडे शाम को 7 बजे लाइव है। यह कमेंट पढ़ते मैं समझ जाऊंगा कि आप सब लाइव आने वाले हो। तो इस वीडियो के अंदर एक शॉर्ट भी डाला, अगर वो शॉर्ट देखा था और कमेंट नहीं किया तो उस शॉर्ट के अंदर और इस वीडियो के अंदर कमेंट करो। और अगर आप ये 11 तारीख को 2 बजे के बाद देख रहे हो तो सेशन लग चुका होगा, उसको जाके लाइक करो। क्योंकि अगर आप सेशन पे आते हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा सेशन पे आता है तो ही लाइव लेने का फायदा है, नहीं तो 11th और 9th का हम रिकॉर्डेड तो डाल ही रहे हैं और वो डालते रहेंगे। डन है? ये बात समझ में आती है? तो सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये हो जाती है। डन है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरी बात, अब मैंने आप लोगों को डे 1 जब मैं ऑर्गेनिक करवा रहा था तो डे मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 का एक प्लान बनवाया था डे 5 का, जिसमें मैंने डे 5 में आपसे क्या कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स का मैं बहुत बेहतरीन वन शॉट डाल चुका हूं ऑलरेडी, और बहुत सारे बच्चों ने, मिलियंस ऑफ बच्चों ने वो लेक्चर देख लिया है। थर्मोडायनेमिक्स लास्ट ईयर डाला था जिसमें शायद 2-2.5 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं, कुछ बच्चों को मिल नहीं रहा था। तो दो बात है, आप सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स आशु घई सर्च करोगे मिल जाएगा, नहीं तो मैं थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लेक्चर, देखो ऐसा कुछ वहां पे थंबनेल आ रहे होंगे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल बॉन्डिंग पे ऐसा कोई, इधर ही लगा देते हैं ऐसा कोई थंबनेल आ रहा होगा। तो और ये दोनों तीनों लेक्चर्स के मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर रहा हूं। ठीक है ठीक है। अगर आपने ये वन शॉट्स नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आप अभी रोक दो, लाइव की अनाउंसमेंट हो गई है। और अगर आपने ये वन शॉट देख रखे हैं और आपको सब अच्छे से आता भी है तो फिर आप आज यहां पे सही आए हो, क्योंकि मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ये क्वेश्चंस कहीं नहीं कराए हैं, समझ गए, ताकि हमारे डे 5 में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो मैंने अभी लेक्चर शुरू भी नहीं किया है, 5 मिनट बीत चुके हैं, ये सारी बातें करना बहुत जरूरी था। सबसे पहली बात, लाइव है कल 11 बजे, कल 2 बजे के आसपास सेशन लग जाएगा, हाजिरी लगाना और आज यहाँ पे अभी कमेंट भी करना है जो मैंने बताया आपको अभी। दूसरी बात, कमेंट क्या करना है आपको पता है? कमेंट आपको क्या करना है, 11 तारीख 7 बजे लाइव है, आएंगे हम। ठीक है। सेकंड, अगर आपने अभी तक इनके वन शॉट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और अगर आपने इनके वन शॉट देख लिए हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग
और थर्मो के आज हम बेहतरीन सवाल लेके आए हुए हैं। करें स्टार्ट करें। चलिए अच्छा, अब क्वेश्चंस करने का फॉर्मेट क्या होने वाला है, चाहे लाइव में करो चाहे यहाँ पे अपने सामने रजिस्टर पेन लेके प्लीज बैठिएगा, फॉर्मूला लिस्ट वगैरह लेके बैठिएगा। और लाइव में तो आप चलो पॉज नहीं कर सकते, वहां पे तो समय देंगे, यहाँ पे आप प्लीज, मैं जल्द से जल्द कम से कम सेशन में समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आए, मैं चाहूंगा आप इसको वीडियो को पॉज कर लो, इसलिए मैंने इसका प्रीमियर नहीं डलवाया है, मैंने इसको नॉर्मल डलवाया है, ताकि आप इसे रोको, आराम से देखो और फिर आप उसके आंसर करके आगे बढ़ो। चलो ज्यादा टाइम नहीं बताते, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। आओ सबसे पहले सवाल से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मूवमेंट, इनमें से कौन जीरो डायपोल मूवमेंट लेके बैठा होगा। जीरो डायपोल मूवमेंट लेके कौन बैठे होते हैं, जो या तो लीनियर शेप के होते हैं, या ट्रायगोनल प्लेनर, या फिर स्क्वायर प्लेनर, जिसके डायपोल मूवमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। अब इनमें से आप सबको, मुझे तो सीधा ही देख के आंसर आ गया, आपको भी शायद आ गया होगा। जो CO2 होता है हमारा भाई, जो CO2 होता है उसकी शेप अगर आपको याद हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, जिसकी वजह से शेप हो जाती है लीनियर। अब कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है पॉजिटिव, कार्बन होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, तो इसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट डायपोल मूवमेंट आ गया इसका जीरो। और जिसका नेट डायपोल मूवमेंट जीरो आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर। वन शॉट में पता है, तो आंसर हो जाता है यहाँ पे CO2। सब्जेक्टिव और MCQ दोनों सवाल हैं, MCQ भी है सब्जेक्टिव भी है ना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो, सब्जेक्टिव सवाल भी हैं बेटा और न्यूमेरिकल्स तो है ही है। चलो, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अमंग द फॉलोइंग, आपको रिपल्शन का ऑर्डर बताना है। VSEPR थ्योरी में पढ़ा था कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सेकंड, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होती है। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर में। तो इसका जो आंसर है वो D आ जाता है, ठोक बजा के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आओ आगे बात करते हैं। Give reason for the following. Why ionic compounds have higher boiling point than covalent compound? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं पॉइंट या फ्लो में लिखूंगा। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, उनमें स्ट्रॉन्ग, दुनिया की सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया की सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से एक, मतलब में से एक या एक ही, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। मैंने बात भी की थी वन शॉट में कि क्या हम नमक को घर में पिघला सकते हैं, तो आंसर है नहीं, घर में नमक को पिघलाया नहीं जा सकता, बिकॉज घर में ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा कर सके कि हम नमक को पिघला सके। काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। वहीं पे कोवैलेंट के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s एंड 2p, अगर एक s और 2p हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, अगर एक s और 2p हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो शेप कौन सी बनेगी, शेप बनेगी, आप सबको पता होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप याद है सबको, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में एंगल कितना रहता है भैया, 120 डिग्री का रहता है। क्या दो ऑर्बिटल्स 180 पे होंगे, नहीं। चार ऑर्बिटल्स होंगे टेट्राहेड्रल शेप में, नहीं। तीन ऑर्बिटल्स होंगे और वो भी एक प्लेन में होंगे, बिकॉज ये शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आंसर है तीन ऑर्बिटल्स होंगे और वो भी एक प्लेन में होंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पे लिखा होता तीन ऑर्बिटल्स होते और तीनों में एंगल 120 डिग्री का होता तो भी हम इसको सही कर देते। चलिए, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 प्लस, आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो अगर आपने मेरा केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट देखा है तो मैंने उसमें हाइब्रिडाइजेशन का आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताया था और एक लॉन्ग टेक्निक, दोनों बताई थी। शॉर्ट टेक्निक से 11th के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो NO2 प्लस की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। यहां पे हाफ में V क्या होता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 5 है ना। मोनोवैलेंट का मतलब होता है आसपास ऐसे कितने एटम है जिनकी वैलेंसी 1 है, एक भी नहीं है। देखो आप, कैटायन पे चार्ज क्या है? प्लस, प्लस का चार्ज माइनस, माइनस का चार्ज प्लस होता है, पता है था। और एनायन पे कोई चार्ज नहीं है। 4 में से 5 है ना, 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा। 2 का मतलब क्या था? sp था। 2 का मतलब क्या था? sp था। तो ये दोनों आंसर तो गलत हो जाते हैं। बाकी आता है NO3 माइनस। NO3 माइनस को भी ऐसे निकाल लेंगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, अब आगे जो भी सवाल आएंगे मैं शॉर्ट में करूंगा, है ना। तो नाइट्रोजन आ गया हमारे पास 5 और इसका इस बार चार्ज ऐड होगा। 6 का आधा 3 होता है, 3 का मतलब हो जाता है sp2। इसका मतलब है sp के बाद sp2, तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये आंसर होगा। बाकी आओ NH4 को भी चेक कर लेते हैं। कुछ बच्चों को तो याद भी हो गया होगा कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जैसे NH4 की sp3 ही आने वाली, यानी कि 4। बाकी नाइट्रोजन पे चार्ज क्या, नाइट्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट। ओ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है? हाँ। कितने हैं भैया? 4। कैटायन का चार्ज माइनस होता है, तो 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा होता है 4, 4 का मतलब होता है sp3। तो भैया ठोक बजा के आंसर सही है हमारा बी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, डन है भैया। अरे तकिया पड़ा हुआ है, तकिए की रिफ्लेक्शन आ रही है, कितनी गंदी बात है। इस तकिए को नीचे रख देते हैं। अब रिफ्लेक्शन आ रही है, अब रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। अच्छा, ये रुमाल की भी रिफ्लेक्शन आ रही है, इस रुमाल को भी हटा देते हैं और साइड में कर देते हैं। अब आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है। देखो कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है भैया। खैर आगे बढ़ते हैं, चलो आओ। आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब शायद नाम से पता लग रहा हो जिनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हम कैसे पता लगाएं स्ट्रक्चर सेम है? अगेन आप क्या निकाल लो? उनकी हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो वो क्या माने जाएंगे? आइसोस्ट्रक्चरल माने जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन सेम आनी चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आइसोस्ट्रक्चरल। आ जाओ, कह रहे हैं आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आर दोज विच हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन अमंग द गिवन स्पीशीज आइडेंटिफाई। जो आइसोस्ट्रक्चरल है, अगर यहां से भी क्वेश्चन शुरू हो तो आपको आना चाहिए, यानी ये लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। NF3 और BF3, अब इन सबकी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है भैया। पहले वाले की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, ओरली निकाल लेते हैं, ठीक है। आप लोग अगर आपको ओरली भी नहीं निकालनी आती, प्लीज फॉर्मूला लगाओ और ईमानदारी से निकालो। तो नाइट्रोजन के हो गए 5, 5 और 3 हो गए 8, का आधा हो गया 4। और इस केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 3 और 3 6, का आधा हो गया 3। तो ये आंसर नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। बी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, 3 और 4 होता है 7, 7 और 1 8, 8 का आधा हो गया 4। और यहाँ पे भी आ रहा है NH4 का, तो अभी निकाला था 4। तो भैया लग रहा है कहीं ना कहीं ये आंसर होगा। बाकी ऐसे नहीं करते हैं, आगे भी जाते हैं पूरी ईमानदारी से, ठीक है। इसके पास 3 और 3 6, का आधा होता है 3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। BR के होते हैं 7 आउटर मोस्ट में, और 7 और 3 10, का आधा 5 आया। तो ये तो भैया बहुत ही दूर हो गए। BR एक हेलोजन है ना, हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NH3 की हम सबको शायद अब तक याद हो गई होगी, आंसर है 4 होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होती है 4? नाइट्रोजन के होते हैं 5, 3 8, 8 का आधा 4 होता है। NO3 माइनस शायद अभी हमने कैलकुलेट भी किया था। बाकी आ जाओ, N के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 5 और 1 6, 6 का आधा 3। तो ये भी बराबर नहीं आ रहा है, विच मीन्स ये वाले लोग सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं। इसका मतलब ये सेम है, आइसोस्ट्रक्चरल है। और आइसोस्ट्रक्चरल को हम आइसोलोबल भी कहते हैं, ध्यान रखना। कहीं पे लिखा हो आइसोलोबल तो भी वही है। शायद मैं आइसोलोबल के ऊपर भी एक सवाल लेके आया हूं आज। आइसोलोबल का मतलब भी यही, जिनकी सेम हाइब्रिडाइजेशन हो। तो आइसोस्ट्रक्चरल और कहीं पे अगर आइसोलोबल लिखा हो तो ये भी आप समझना कि एक ही बात है। डन हो गया जी, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ये तो अभी करा हमने। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री, ठीक है जी। चलो आओ, अब ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में भी ऐसा एक आध सवाल लाया हूं मैं आज, सब्जेक्टिव में भी ऐसा एक आध सवाल लाया हूं। ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव में ऐसे सवाल हैं। लेकिन ये सवाल हर बार एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा, जो कि मैंने आपको MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में केमिकल बॉन्डिंग के वन शॉट में बहुत अच्छे से समझाए, बहुत सारे एग्जाम्पल देके।
है ना। तो यहां पे अगर आपको बताना हो कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर किसका, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है देखा जाए तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब आपको यहां पे याद करना होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो तो भैया जो O2 होता था O2, आप इसका पूरा ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हो, नहीं तो ट्रिक भी सिखा रहा हूं, पूरा तो है ही तरीका बनाने का। बॉन्ड ऑर्डर में इसके पास अगर आपको याद हो तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आए थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, ये O2 के लिए बात कर रहा हूं। अब O2 प्लस की अगर बात करेंगे, O2 प्लस की अगर बात करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाएगा। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इसका एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाएगा। और O2 माइनस की अगर बात करें, O2 माइनस की, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाएगा। O2 प्लस और O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। समझ गए भैया? तो अगर ऐसा है तो अब हमारे पास जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो आंसर आता है हाफ। अच्छा, 1s2s को तो हम देख ही नहीं रहे हैं, 1s2s को तो हम देख ही नहीं रहे हैं। तो नीचे हमारे पास, इसके अंदर नीचे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक होगा s में और 4 होंगे हमारे p में। तो 6 माइनस 2 हो जाता है, जिसका मतलब है 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 आता है, और 4 का आधा हमारे पास 2 होता है। इस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा मैं तो हाफ, 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग में रहेंगे। इसमें एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एंटी बॉन्डिंग में नीचे तो हमेशा पाई सिग्मा ही रहता है ना, पाई सिग्मा। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पे 1 हो गया। तो भैया 5 का आधा 2.5 हो गया, यानी O2 प्लस तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाला हो गया। अब इससे तो ज्यादा ही हो गया। अब अगर बात करें बॉन्ड ऑर्डर इसकी, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर में आता है हाफ। अब इसमें हमारे पास अगेन ये तो 6 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 आ गए, तो यहाँ पे तो 1.5 आ गया। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया है वो किसका आ गया है? O2 माइनस का। सबसे ज्यादा आ गया है O2 प्लस का, और बीच में आ गया O2 का। तो O2 प्लस का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का। तो यहां से हमारे पास बी आंसर आ जाता है। अगर आपको ये वाली शॉर्ट टेक्निक नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये है कि अभी आपको शॉर्ट टेक्निक लगानी ही नहीं चाहिए। अभी आप पूरा नॉर्मल एमओ डायग्राम बनाओ जैसा कि बनवाया हुआ है, पूरा ईमानदारी से हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग निकालो, ईमानदारी से काम करो। ये समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले वाली बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। डन है, चलो आओ। हाँ भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो उसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये वाला, और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है इसको देखो, ये जो जिस तरीके से दिखा रखे हैं बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं आपको बड़े आसान तरीके से दिखाता हूं। ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। कैसे? देखो, फर्स्ट वाले को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि भैया हमारे पास बेंजीन है, इसके पास लगा हुआ है OH। क्या लगा हुआ है? OH। और OH के साथ वाले पे लगा हुआ है NO2, और OH के ही साथ वाले पे लगा हुआ है कौन? NO2। तो ये कौन हो गया? देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। लेकिन वहीं पे अगर आप सेकंड वाले को देखो, थोड़ा ऐसे, है ना, दिल से देखने वाली बात होती है। कभी कभार लोग गंदे लगते हैं, लेकिन आप उन्हें दूसरी निगाह से ओहो गहरी बात, दूसरे निगाह से देखोगे तो अच्छे लगने लग जाएंगे। ये हमारे पास देखो OH था, अब ये इसके पैरा पे नाइट्रो लगा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करने वाली बात करो तो इसका NO2 और OH काफी दूर है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। तो फिर क्या होता है? एक नाइट्रोफिनॉल दूसरे नाइट्रोफिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना। और ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन यहाँ पे OH और NO2 एक दूसरे के इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और आपस में ही बनाना इसे कहा जाता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे कहा जाता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है।
तो फिर कौन इंटर बना रहा है और कौन इंट्रा बना रहा है? इसका मतलब है फर्स्ट वाला जो हमारा भाई है इसमें इतने पास पास हैं कि ये बनाएगा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो है इसमें इतने दूर दूर है कि इसको बनानी होगी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन है क्या? प्यारा सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है? इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन बच, ये तो हमने इक्विलिब्रियम के भी उसमें देखा, बड़ा प्यारा था भैया इक्विलिब्रियम में, जहां पे हम लोगों ने लुईस एसिड और लुईस बेस की बात की, तब भी ये बात हुई थी, केमिकल बॉन्डिंग में भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन? जिनमें बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए। और इलेक्ट्रॉन रिच कौन? जिन पे ज्यादा हो। तो भैया ये तो ठीक है, अपने जीवन में खुश है खुश, लेकिन जो AlCl3 है, जो AlCl3 है उसमें एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर Cl, ये हमने ऑर्गेनिक में भी बात की थी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो एल्यूमिनियम ने यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, तो उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, पर चाहिए कितने उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए? 8, पर है कितने? 6। तो आंसर कौन हो गया? AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। डन हो गया, चलो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन SiCl4 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, मतलब किसकी हाइब्रिडाइजेशन इससे मैच नहीं होती? तो भैया पहले हमें इसकी निकालनी पड़ेगी। हाफ सिलिकॉन के पास 4 है, क्लोरीन के पास भी 4 है, 4 और 4 8, 8 का आधा 4 हो गया, 4 का मतलब हो गया sp3, सॉरी 4 का मतलब हो गया sp3, सही है क्या? अब दूसरी बात, इनमें से किसकी sp3 नहीं है ये बताना है आपको। इसकी sp3 होती है क्या? बिल्कुल होती है, आज 4 बार निकाल चुके हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6, फीलिंग आ गई है। 6 + 4, 6 + 4 10 होता है, तो इसकी 5 आ रही है, बाकी आओ एक बार चेक कर लेते हैं। सल्फर की कितनी होती है? 6, 6 और 2 8, 8 का आधा 4, तो भैया इसकी तो 4 आ रही है, तो ये तो हमारे पास इसकी तो ये तो सही है भैया, मतलब इसकी तो बराबर है इससे। फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं? 5, 5 और 3 होता है 8, इसकी भी 4 आ रही है, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं है भैया, है ना, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन 5 आ रही है, तो ये आंसर हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आप इस भावनाओं में मत बहना कि आंसर मिल गया तो आगे नहीं जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि भैया 2 आंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए भैया मेरी तो आदत है कि मैं सारे ऑप्शन देख लेता हूं। कभी कभार सीधा पढ़ के पता लग जाता है कि हाँ यही आंसर है, बट कभी कभार सबको सॉल्व किया करो अगर जरूरत है तो। चलो अब आपको ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत बार रिपीट हो गया, आपको बताना है इनमें से कौन आइसोस्ट्रक्चरल है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेम सवाल जो पीछे कराया था, बस फर्क ये है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़े से बदल गए हैं। जिसको ना पता हो, ये मैंने बता दिया था कि इसके पास ये हेलोजन है तो इसके आउटर मोस्ट में 7 होंगे, और ये एक जिनॉन है तो इसके आउटर मोस्ट में 8 होंगे। नोबल गैस है ये, नोबल गैस है ये, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। हाय अल्लाह, हाय भगवान, हाय गुरु नानक जी, हाय जीसस क्राइस्ट जी, ये कैसे कर दिया मैंने, एक जिनॉन तो मुझे पता ही नहीं है। अरे भैया नोबल गैस है, नोबल गैस है तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यार, ठीक है। चलो हम, ओए होए, ये बड़े प्यारे सवाल होते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करनी होती है। आ जाओ, मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड एंट्रीज ऑफ कॉलम 2, करो मैच करो, वीडियो पॉज करके कर लेना प्लीज, ठीक है। चलो आओ, CO2, CO2 की जो शेप होती है वो लीनियर होती है, CO2 की जो शेप होती है वो लीनियर होती है। आज पहला सवाल इसके ऊपर था। अरे यार ऐसे ऑप्शन मुझे पसंद नहीं है कि पहले के बाद ही आंसर मिल जाए, ऐसे ऑप्शनों से नफरत है मुझे यार। CBSE को थोड़ा सा ये चलो आप तो 11th क्लास में हो, आपके स्कूल पे है, लेकिन बोर्ड वालों को भी 10th 12th वालों पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे ऑप्शन नहीं बनाने चाहिए जहां एक ऑप्शन देखा तो फिर बाकी सबका कोई वजूद नहीं रह जाता है। खैर, BF3 की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, BF3 की शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। IF7 आप देखा जाए तो IF7 आपके सिलेबस में नहीं है, आपने हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ 6 तक निकाली है, लेकिन IF7 की हाइब्रिडाइजेशन 7 आती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 7 आती है। लो जी, एक और नई चीज सिखा दी आपको। और 7 पे जो शेप मानी जाती है वो मानी जाती है पेंटागोनल बायपिरामिडल, देखो नई बात सिखा दी आपको, ठीक है जी। चलो आओ, H2O की बेंट शेप होती है, और SiF4 के टेट्राहेड्रल होती है। आंसर तो हमें मिल ही गया था यार, आंसर का क्या है, आंसर तो मिल ही जाना है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है भैया, आ जाओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं एलिमेंट XYZ हैव 4, 5 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो भैया अगर X के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हमारे पास 4 हो जाएगी, है ना।
Y के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, अगर 5 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, क्योंकि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेता है। और जो Z है इसके पास 7 है तो इसकी भी वैलेंसी -1 या कह लो 1 हो जाएगी। अभी हम प्लस माइनस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स इंडिविजुअली विद हाइड्रोजन। तो जब ये लोग हाइड्रोजन के साथ बैठेंगे तो क्या कंपाउंड का फॉर्मूला होगा? तो X अगर बैठेगा हाइड्रोजन के साथ, इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा XH4। Y के साथ अगर बैठेगा तो भैया Y के साथ अगर ये बैठ गया तो Y की वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा YH3। इसकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ZH। लो जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला सवाल 9th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। अगर आपको लगता है कि 9th क्लास का बच्चा भी कर लेगा तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप क्यों वेट कर रहे हो? मुझे पता आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी बात को सुनते ही नहीं है यार। मैं कुछ सोच समझ के कहता हूँ यार कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करो। देखो, सवाल बने ना बने ये अलग बात है, लेकिन आप ट्राई ना करो ये गलत बात है। अरे वाह, सवाल बने ना बने ये अलग बात है, लेकिन आप ट्राई ना करो ये गलत बात है। आपको ट्राई करना है, उसके बाद आप देखो आप कहाँ अटके, आपको क्या समझ नहीं आया था, फिर उसको सॉल्यूशन से समझो। यही तो जर्नी है सवाल बनाने की बेटा, सवाल बनाने की जर्नी इसे कहते हैं बेटा। चलो आओ, अरेंज द फॉलोइंग स्पीचेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, और आपको अपना आंसर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बताना है। अब यहां तो आप देखो, क्योंकि ये तो लिथियम है, अगेन इसमें भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले आपको इनके डायग्राम बनाने होंगे। अब लिथियम का तो बहुत ही आसान होता है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1। 1s2 वाला बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है। तो यहां मैं बनाऊंगा 2s1। कितना आसान है, मतलब अगर आप ये भी गलत कर रहे हो तो फिर क्या ही होगा बेटा, है ना। ये आ गया 2s1, ये आ गया 2s1, यहां से आया ये भैया हमारे पास, और यहां से आया भैया ये हमारे पास। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 2 आ गए। ये हमारे पास लिथियम 2 के लिए बात कर रहे हैं अभी, लिथियम 2 के लिए, ये लिथियम 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं ऑफ लिथियम 2। तो लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? हाफ। फॉर्मूला लिखना हमेशा जरूरी है, मैं यहाँ पे आपको बस सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ये बात प्लीज ध्यान रखें। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो भैया हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ठीक है जी। अब यही काम हम लोगों को सबके लिए करना है, तो मैं इसको यहां पे एक बार इधर और एक बार इधर कॉपी कर लेता हूं, ताकि थोड़ा सा समय हमारा बच जाए। ठीक है जी, आ जाओ। अब यहां पे अगर आपको हर बार एमओ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे अगर मुझे बनाना है, मान लो इसके लिए अगला कौन था मेरे पास? Li2+। अब Li2+ का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 के बजाय सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ पे 2 के बजाय एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो आंसर 0.5 आ जाएगा। अब जल्दी से देख लो, ईमानदारी की बात है, Li2- तो कर दो यार, ये तो कर दो यार, इतना आसान है ना भैया। कर दिया वीडियो पॉज करके, ईमानदारी ओपी। चलो आओ, अब यहाँ पे एक एक था, लेकिन माइनस का मतलब है एक और ले रखा है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है भैया यहाँ पे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसका भी आंसर जो हमारे पास आ गया है वो हाफ आ गया है, 0.5। और क्या बताया था आपको, क्या बताया था आपको कि भैया जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है? जब दो लोगों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो उसमें ज्यादा स्टेबल वो होता है जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम से कम है। तो आओ भैया अब लगाते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज क्वेश्चन में यही तो बोला था कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालो। आओ जी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हाँ, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो ऑब्वियस सी बात है भैया Li2 का आया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो Li2 का आया है। ठीक है,
उसके बाद अब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका भी 0.5 है। यह है Li2 प्लस और यह है Li2 माइनस। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, उसका भी 0.5 है, लेकिन उसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके 1 भी नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, यानी Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल माना जाएगा और Li2 माइनस सबसे कम स्टेबल। ऑल्दो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। कितना प्यारा सवाल है, हर एक टॉपिक को एमओ के कंपेयर करता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। चलो इसके बाद अगले सवाल पे चले। अगर कह रहे आंसर द फॉलोइंग, हाउ द लैटिस एनर्जी इज रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी। लैटिस एनर्जी याद है, एक मोल लैटिस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब याद करो, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो मतलब है आपको ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको तोड़ने के लिए। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब है आपको ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको तोड़ने के लिए। अब अगर ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको तोड़ने के लिए इसका मतलब है वो स्टेबल है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की ज्यादा है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर SO2 का डायपोल मोमेंट है, मतलब कह रहे हैं अगर SO2 के पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है तो ये लीनियर होगा या बेंट होगा। कॉमन सेंस, आपको ये आंसर हाइब्रिडाइजेशन से नहीं देना है, आपको ये देना है डायपोल मोमेंट के हिसाब से। तो अगर अगर अंग्रेजी में लिखना होगा अगर, यानी कि इफ, अगर SO2 लीनियर होता तो उसकी शेप ऐसी होती, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है ये तो कैंसिल होके 0 आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके पास कुछ डायपोल मोमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब है इसके पास कुछ डायपोल मोमेंट है, और अगर इसके पास कुछ डायपोल मोमेंट है तो इसका मतलब है कि इसकी शेप क्या होनी चाहिए भैया, बेंट शेप होनी चाहिए, बेंट शेप होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं इसकी बेंट शेप होती भी है। और ऐसे केस में ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं आएगा। डन है क्या? चलो आओ, इसके बाद डायग्राम में आपको बोल रखा है कौन सा कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पता नहीं है, जिसपे स्टार मार्क हो रखा है, स्टार मार्क हो रखा है। जैसे इस पे यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, इसमें यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, इसमें यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है ना। तो जिसपे भी स्टार मार्क हो रखा है आपको उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं है। पहले इसकी आओ पढ़ाई याद कर लेते हैं, भूल गए हो तो। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती थी, लेकिन अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो sp2 होती थी, और अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो sp होती थी। अरे याद है क्या? आ जाओ। अब इस वाले कार्बन ने, इसको नहीं, डॉट तो नहीं ना, सिर्फ क्रॉस ना, स्टार वाले ना, हाँ इसको नहीं पता ना, या इसको ही पता नहीं, भी मार्क कर रखा है। चलो आ जाओ। अब इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, डबल, तो इसकी हो जाएगी sp2। इस वाले ने भी डबल बना रखा है तो इसकी भी हो जाएगी sp2। इसने भी डबल बना रखा है तो हो जाएगी sp2। इसने ट्रिपल बना रखा है तो इस वाले कार्बन की हो जाएगी sp3, ओ सॉरी sp। ठीक है, इस वाले कार्बन ने सिंगल बना रखा है तो इसकी हो जाएगी sp3। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इस वाले, अच्छा इस वाले ने भी सिंगल बना रखा है तो इस वाले की भी हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितना सिंपल है। और ये सवाल, ये मत, ये वाला सवाल आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आया भी होगा, यूटी वगैरह में, और फाइनल में भी आएगा, और जिनके नहीं आया है उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, in the structure of ClF3 the number of lone pairs of electron on central atom of chlorine, क्लोरीन के लोन पेयर्स कितने हैं? अब क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक फ्लोरीन, अभी मैं शेप के अकॉर्डिंगली नॉर्मल बना रहा हूं इसको, तो जिसमें से 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, टोटल 7 होते हैं, 7 में से 3 बना लिए, बचे कितने? 4। तो 4 का मतलब हो गया कि फ्लोरीन के पास 2 लोन पेयर हो गए, फ्लोरीन के पास 2 लोन पेयर हो गए। शेप सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाई है, 2 लोन पेयर हो गए। डन है क्या? चलो अब बड़ा प्यारा सवाल है, ये ऑर्गेनिक को
और साथ में ये केमिकल बॉन्डिंग को आपस में रिलेट करता है। आपको नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं फिनॉल में। ये वाले सवाल भी एग्जाम में बहुत आते हैं जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने होते हैं। तो इससे पहले हम करें, आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, और जिसने ये बिना पॉज करे नहीं बनाया गंदी बात है बेटा, क्योंकि ये आपको बताएगा, ये सवाल आपको एक्चुअली बताएगा आप कहाँ पे गलती करते हो। तो खुद से करो, एक गलती होगी फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, कर लिया? चलो आओ। सबसे पहले पाई बॉन्ड तो गिनना बड़ा ही आसान है इस क्वेश्चन में, क्योंकि भैया इसके पास 1 2 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा में फंसते हैं सब। सिग्मा सिग्मा बॉय फंस जाते हैं। आ जाओ, देखो कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इधर 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 और इधर हाइड्रोजन भी तो लगी होगी। 8 हो गए थे, 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड है। दोबारा देखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाला गिन चुके हैं। तो 13 सिग्मा है और 3 पाई है। जल्दी ईमानदारी से बताना है कितने बच्चों का आंसर सही था। टाइम स्टैम्प के साथ बता दो कि मेरा सही था, क्योंकि ये बड़ा प्यारा सवाल है। कितने बच्चों का सही था, टाइम स्टैम्प के साथ बता दो। ईमानदारी ओपी, ईमानदारी ओपी है भैया, ठीक है। ओ माय गॉड। तो इसी के साथ हमारे केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं, है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। ईमानदारी की बात है, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का एक भी क्वेश्चन गलत किया था तो उसको दोबारा से देखो और दोबारा से सॉल्व करो। पीपीटी टेलीग्राम पे होगी, और ऑब्वियस सी बात है यहां से भी कर सकते हो। तो जो जो सवाल आपने गलत किए थे, ईमानदारी ओपी की बात है, उन्हें एक बार बना लो, तभी हम चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे, वरना मैं थर्मोडायनेमिक्स पर नहीं जाना चाहूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक भाई, अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। अब थर्मोडायनेमिक्स को भी स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आप सबने लाइव के लिए डिमांड किया था, 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए, अब तो 60 हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए हम 11 तारीख को शाम को 7 बजे, यानी कल, अगर आप इसे आज ही देख रहे हो 10 तारीख को, तो 11 तारीख को यानी कि ट्यूसडे को शाम को 7 बजे इस चैनल की पहली लाइव लेने वाले हैं, जहां पे हम फिजिक्स के पार्ट 1 के, बुक 1 के टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। उसमें से 5 से लेकर 7 सवाल आपको एग्जाम में 101% मिलने वाले हैं, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब चलो, अब हम थर्मोडायनेमिक्स को, अच्छा उसका सेशन अभी नहीं लगा, उसका सेशन 11 तारीख को ही दोपहर को 2 बजे के आसपास लगेगा। तो आपको इस वीडियो के नीचे क्या कमेंट करना है, बाकी सारे कमेंट्स के अंदाजा हो जाएगा आपको। 11 तारीख ट्यूसडे शाम को 7 बजे हम आएंगे, ये कमेंट करना है, और मिलते हैं लाइव में। ठीक है, अगर उस लाइव में बच्चे आते हैं ज्यादा से ज्यादा तो मैं वो लाइव कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा भैया कि बच्चों को रिकॉर्डेड ज्यादा ठीक लग रहा है एज कंपेयर टू लाइव। चलो आओ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के सवालों पे आते हैं। सबसे पहला, अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स एक प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स ऑब्वियस से बात है आपको ज्यादा मिलेंगे। तो मतलब अगर हम इसके लेटर सपोज 20 सवाल बनाने वाले हैं तो 10 से ऊपर आपको न्यूमेरिकल ही मिलने वाले हैं। चलो आप, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास हेस लॉ से स्टार्ट होता है। आई होप आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स का मेरा वन शॉट देखा है तो हेस लॉ के ऊपर मैंने उसमें 2 से लेके 3 क्वेश्चन कराए, और आज मैं हेस लॉ के ऊपर ज्यादा सवाल लेके आया भी हूं, ताकि हेस लॉ के अंदर कोई डाउट ना रह जाए आपका। चलो आप, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट, डाइहाइड्रोजन इज दिस। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालना है। मैंने हमेशा बताया है कि इन क्वेश्चंस को आप शॉर्ट टेक्निक से करोगे तो हमेशा फंसोगे, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका इन क्वेश्चंस को करने का रहता है कि आप इक्वेशंस बनाओ। मतलब मेरा ये तरीका, सबका अपना अपना इंडिविजुअल तरीका हो सकता है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो आपको दे रखी है वो है कंबशन ऑफ मीथेन, यानी कि हमने मीथेन को जलाया, मीथेन को जलाया, मीथेन को जलाया, तो मीथेन को जला के हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई, H2O मिलेगा। और इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा H होगा वो हमारे पास कितना होगा भैया, -890.3। मैं किलो जूल पर मोल यूनिट बार बार नहीं लिख रहा हूं। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा, एंड आई होप आपको पता हो कंबशन ऑफ मीथेन में आप मीथेन को नहीं छेड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिए, इससे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिए, रिएक्शन हो गई बैलेंस। सेकेंड रिएक्शन में हमें बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ग्रेफाइट को आपने जलाया, ग्रेफाइट बोले तो कार्बन होता है, कार्बन को जलाया तो क्या मिलेगा आपको, CO2 मिलेगा। ऐसा करने पे जो आपको एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई वही 393, ऑब्वियसली बात है 393 एनर्जी रिलीज हुई। तो अब ये भी माइनस में ही होगा, कॉमन सेंस की बात है, 393.5
किलो जूल पर मोल। वहां पे भले ही ना लिखा हो लेकिन माइनस में ही होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है जब ग्रेफाइट को यानी कार्बन को जलाते हैं, तो यहाँ माइनस आना चाहिए था। चलो आओ ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं। तीसरी इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है कि आपने डाई हाइड्रोजन को जलाया यानी कि O2 को जलाया H2 के साथ, है ना भाई, तो आपको मिला H2O। अब आप इसको बैलेंस करने के लिए H2 को नहीं छेड़ सकते, तो यहाँ पे आपने हाफ लगा दिया। तो यहाँ से जो आपको डेल्टा H मिलता है वो मिलता है -285.8 मिलता है। ये वो रिएक्शंस हैं जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको किसके लिए एंथैल्पी निकालनी है? CH4 के फॉर्मेशन की। तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा से लिखते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है, हमें रिएक्शन में करना क्या है, हमें चाहिए क्या। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन है कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ना है और जोड़ के बनाना है आपको CH4 यानी कि मीथेन। CH4 यानी कि मीथेन। इसके लिए अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और इसके लिए डेल्टा H आपको निकालना है। इसके लिए डेल्टा H आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे डेल्टा H, आ जाओ जरा समझते हैं भाई। तो सबसे पहली चीज, सबसे प्यारी चीज जो हमें करनी होगी वो है, मैंने, अगर आप ये मेरा पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, देखो हो सकता है आपने मुझसे ये बहुत बार किया हो तो आपको लगे कि यार आप बोर हो रहे हो, लेकिन प्लीज मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि मुझसे सवाल बच्चे पहली बार कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहले रिएक्शन बनाओ और फिर ये देखो कि आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है। ये आपके रिक्वायर्ड रिएक्शन है। अब हर बार आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि आपको चाहिए क्या, ना कि इस पे जो जीवन में आपको वहां पे रिएक्शन में आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा चीजों पे फोकस करोगे तो जो आपको चाहिए उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। क्या ज्ञान की बात करी है मैंने। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कार्बन पे। आपको इन 3 रिएक्शंस की मदद से ये रिएक्शन बनानी है, इतना काम आपको करना है। तो इस रिएक्शन में कार्बन, देखो कार्बन आपको यहां मिल गया, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हम इस वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा H भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम करने जा रहे हैं और वो है मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बाय 2। हम थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने पे हमें मिलेगा 2H2 और इससे मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा O2 गिव्स हमें मिल जाएगा 2H2O। ठीक है, और इसके लिए जो हमें डेल्टा H मिलेगा इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 4 मेरा पड़ा हुआ है नीचे। तो यहां से मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं कैलकुलेटर खोल के। तो मेरे पास आता है 228 इंटू में 2। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो -571.6 आ जाता है। 571.6 आ जाता है और इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं अपनी फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। इससे मुझे मेरे रिएक्टेंट्स तो मिल जाएंगे, बचेगा कौन? मेरा प्रोडक्ट। उसकी बात बाद में करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। तो एडिंग हमारी कौन सी इक्वेशन, एक तो फोर्थ इक्वेशन और एक सेकेंड इक्वेशन। एडिंग फोर्थ एंड सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं फोर्थ और सेकेंड को ऐड करता हूं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐड होके मुझे क्या मिल जाएगा? 2O2 2H2 और साथ में C। तो मुझे मिल गया C प्लस 2H2 प्लस में 2O2। अब आप ध्यान दे रहे होगे 2O2 पे, नहीं देना। आप कहोगे हमें कार्बन चाहिए, मिल गया। 2 हाइड्रोजन चाहिए, मिल गया। आप कहोगे O2। मैं कह रहा हूं जो आपको नहीं चाहिए उस पर ध्यान मत दो, वो लास्ट में अपने आप हट जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 2H2O और यहाँ पे मिल गया CO2। यहाँ मिल गया आपको 2H2O और यहाँ पे आपको मिल गया CO2। और ऑब्वियस सी बात है इनका डेल्टा H भी आपस में ऐड होगा। तो यहाँ पे आ गया -571.6 प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 393.5। तो इसको ऐड करके हमारे पास आ जाता है डेल्टा H। इसका जो डेल्टा H हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है -965.1। ये हमारे पास इस रिएक्शन का डेल्टा H आता है, जिसको मैं हमारी 5वीं रिएक्शन मान लेता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आपके रिएक्टेंट्स तो मिल गए। देखो अगर आप, कार्बन मिल गया एक और 2 हाइड्रोजन मिल गया। अब आपको चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ है हमारा? हमारा जो CH4 प्रोडक्ट है वो हमारी पहली वाली रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पे है। तो या तो आप इसको माइनस कर दो
या हमेशा से माइनस करने बच्चा कंफ्यूज होता है। तो मैं क्या कहता हूं, इस रिएक्शन को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो, रिवर्स करके ऐड कर दो। रिवर्स करने का मतलब है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो, और डेल्टा एच भी प्लस के बजाय माइनस में हो जाता है। तो रिवर्स कर देंगे अगर हम, रिवर्सिंग हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड एडिंग इन 5, पहले फर्स्ट को रिवर्स करो फिर 5 में ऐड करो। अगर आप फर्स्ट को रिवर्स करके 5 में ऐड करोगे तो यहां पे देखो CO2 से CO2 कैंसिल हो जाएगा, 2H2O से, क्योंकि ये तो इधर आ चुके होंगे ना, तो CO2 से CO2 कैंसिल हो गया होगा, 2H2O से 2H2O कैंसिल हो गया होगा, 2O2 से 2O2 कैंसिल हो गया होगा। देखा, जो जो एक्स्ट्रा था सब कैंसिल हो गया, बचा कौन, कार्बन प्लस 2H2 गिव्स, ये इधर आ चुका होगा, ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल, ये इधर आ चुका होगा, ये इधर आ चुका होगा, तो क्या बन गया होगा, CH4। अब डेल्टा एच की बारी है, फिर बोल रहा हूं उस पर ध्यान मत दिया करो जो नहीं चाहिए, ठीक है, आई होप आप समझे हो। अब डेल्टा एच में ये माइनस का प्लस हो चुका है और ये प्लस का ऐड होगा, ऐड होगा मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, 890.3 ऐड, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -74.8, -74.8 आंसर आ जाएगा, -74.8, है ना। मेरा प्लस में आ रहा है ना, मैंने तो उल्टा किया है ना, इसमें ये ऐड होगा तो ये माइनस का बड़ा है, तो -74.8 किलो जूल पर मोल आंसर आ गया। मैं इसके ऊपर आज और सवाल लाया हूं, घबराओ मत, लेकिन मैं यहां पे आपको बस जाते जाते एक शिक्षा देना चाहूंगा, और वो शिक्षा ये है बेटा कि जब भी आपको ऐसी रिएक्शंस मिले, हमेशा आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो कि आपको चाहिए क्या, है ना, इस पे मत करो कि क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, वो अपने आप हट जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं साइड हटता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो, बैक कर लो, आगे कर लो, और इसको एक बार दोबारा देख लो ईमानदारी से, प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको आप एक बार दोबारा देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों। डन, डन है, ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अगला सवाल आ रहा है हमारे पास स्पेसिफिक हीट के ऊपर, शायद क्या है सवाल, देखो भाई, कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, आपको किलो जूल ऑफ हीट निकालनी है, necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 degree Celsius to 55 degree Celsius। आपको मोलर हीट कैपेसिटी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की दे रखी है। सबसे पहली बात, आपको मोलर स्पेसिफिक हीट गिवन है 24 जूल पर मोल पर केल्विन, और आपको चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है T2 माइनस T1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप आपको पता हो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब हम चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम केल्विन में निकाल रहे हैं या सेल्सियस में निकाल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, सेम ही बात होती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस कह लो या फिर 20 केल्विन कह लो, एक ही बात है, डेल्टा टी आ गया हमारे पास, डन है। अब हमारे को 60 ग्राम दे रखा है, यानी कि मास ऑफ एल्यूमिनियम 60 ग्राम है, तो यहां से हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि भैया मोलर स्पेसिफिक हीट में मोल्स आते हैं। मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में एल्यूमिनियम का मोलर मास जो कि 27 होता है, इतने मोल्स आ गए। अब सीधा वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कैंसिल होगा। अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है कितनी हीट लगेगी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मूला ही नहीं आता है तो आप कुछ भी कर लो, सवाल कैसे समझ पाओगे, इसलिए पहले बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स देख लो देख लो देख लो देख लो, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हीट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट इनटू में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक हीट हमारे पास 24 है ना, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 60 अपॉन में 27 आए हैं, इनटू में चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है भैया, 20 है। 27 और 24 3 के टेबल से कट जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9, ये भी कटता है भैया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20। बाकी बहुत ज़्यादा ही मैंने मैथ्स यहाँ पे लगा दी, इससे ज़्यादा मुझसे मत लगवाओ। और यहाँ पे आंसर मेरे पास 8 इंटू में 20 इंटू में 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। प्लीज़ एक बारी कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, मैं भी एक बारी देख लेता हूँ, वरना फिर तुम कहते हो कि आंसर गलत है ना। ठीक है ठीक है, आओ एक बार चेक कर लेते हैं। 24 इंटू में 60 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 27, हाँ भाई ये आंसर आ रहा है। तो इतना जूल हमारे पास एनर्जी आ गई, आप चाहो तो इसे किलो जूल में भी
छोड़ सकते हो। तो 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 1.07 किलो जूल भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है ना भाई। तो क्योंकि 3 0 इधर आ गए, डन हो गया। चलो भाई आ गया भाई, एक और सवाल आ गया। सवाल क्या कह रहा है, एक रिएक्शन आपको गिवन है। ओ अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। देखो सवाल क्या है, आपके पास N2 है और आपके पास 3H2 है, गिव्स 2NH3। यहाँ पे आपको NH3 के 2 मोल बनते हुए दिख रहे होंगे। आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H गिवन है -92.4, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल, वो तो है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। अब अकल लगाओ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का मतलब है कि आपको एलिमेंटल फॉर्म्स का यूज करके NH3 को 1 मोल को बनाना है। यहाँ पे आपने कितने मोल बनाए हैं, तो आंसर है 2, आपको 1 बनाना है। और 1 बनाना है, इसको नहीं छेड़ना है। तो भैया जो रिएक्शन, वैसे जो रिएक्शन होती है, ये 1 मोल NH3 को बनाने की रिएक्शन है, मानते हो? ये 1 मोल सॉरी यहाँ पे भी हाफ आएगा। 1 मोल NH3 को बनाने की ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। स्टैंडर्ड रिएक्शन समझते हो, किसी भी चीज का 1 मोल बनाना यूजिंग इट्स एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिएक्शन है वो इसका हाफ ही तो है। इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से करोगे, इसको 2 से करोगे। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो बेसिकली मुझे 92.4 का आधा ही तो करना है। अरे बोल दो, 92.4 का आधा ही तो करना है। एनसीईआरटी का सवाल है ये, 92.4 डिवाइड बाय 2, एनसीईआरटी का सवाल है। तो -46.2 किलो जूल पर मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, डन है। हम्म। चलो भाई सवाल आ गया, द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज 0। ये तो पता ही होगा हमें, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? अरे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है किसको बना रहे हो। अगर किसी स्टेबल चीज को बना रहे हो तो नेगेटिव होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर आप किसी अनस्टेबल चीज को बना रहे हो तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो पॉजिटिव भी हो सकती है, ये तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो आंसर हमारे पास सी आ जाएगा, ठीक है। अरे बाबा रे बाबा, हेस लॉ के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया। मैं फिर से चाहूंगा ईमानदारी ओपी हो, मैं ये सवाल पूरा आपको कराऊंगा, लेकिन ईमानदारी ओपी होनी चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है। बस फर्क क्या है इस क्वेश्चन में, आपको रिएक्शंस पहले से दे रखी हैं। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, CH3OH की स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब आपको CH3OH का 1 मोल बनाना है। कैसे बनाओगे? आप इसमें कार्बन डालोगे, आप इसमें हाइड्रोजन डालोगे, आप इसमें ऑक्सीजन डालोगे, और इसको नहीं छेड़ सकते। ओ अगर यहाँ पे 1 चाहिए तो हाफ लेना होगा, यहाँ पे H4 चाहिए तो 2 लेना होगा, और कार्बन। इसके लिए आपको डेल्टा H जो है ये कैलकुलेट करना है, ये आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को आपको बनाना है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तो कराऊंगा ये बेटा सवाल, मैं तो करा दूंगा 10 मिनट लगा के, 5 मिनट लगा के। आप ये सवाल कर पाते हो कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। फोकस करो, कैसे करना है करो, वीडियो को पॉज करके करो, उसके बाद मैं कराऊंगा। आइडिया दे देता हूं, आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे कार्बन कैसे लेके आऊं इनकी मदद से, 2 हाइड्रोजन कैसे लेके आऊं, और हाफ O2, और प्रोडक्ट में CH3OH कैसे लेके आऊं। फोकस इस पे रखो, बाकी किसी चीज पे ध्यान मत दो, अपने आप जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो हटता चला जाएगा। डन करें? ईमानदारी ओपी, आई होप आपने अपने तरफ से ट्राई कर लिया। आ जाओ भाई, सबसे पहली चीज, क्या यहाँ पे कार्बन किसी रिएक्शन में दिख रहा है? ये रहा, तो सेकेंड रिएक्शन तो सॉर्टेड है। अब मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, H2 है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग थर्ड रिएक्शन बाय 2। थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां आ गया मेरे पास 2H2 प्लस में इसको 2 से करूंगा तो O2, इसको भी करूंगा तो 2H2O आ जाएगा, और यहां पे डेल्टा H मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 286 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो माइनस में 572 आ गया, यूनिट्स है। तो इस रिएक्शन को
मैं चौथी रिएक्शन मान लेता हूं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे हाफ O2 चाहिए, H2 चाहिए और कार्बन चाहिए। तो H2 तो आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, और अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे कार्बन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन। ऑल दो ऑक्सीजन मुझे 2 मिलेंगे, चाहिए मुझे हाफ, वो बात की बात है, क्योंकि क्या पता प्रोडक्ट में भी आए और इधर उधर जाके वो माइनस हो जाए। अपना फर्ज पूरा निभाओ। क्या पूरा निभाओ भैया? फर्ज पूरा। कैसे? आप अब क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को फोर्थ में ऐड कर दो। यही किया होगा आई होप आपने। एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ को आप ऐड कर दीजिए। सेकेंड और फोर्थ को ऐड करोगे तो कार्बन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे और 2 ऑक्सीजन आएंगे। हमारे पास कार्बन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे और साथ ही साथ हमारे पास 2 ऑक्सीजन भी आएंगे, 2 ऑक्सीजन भी आएंगे। सही है क्या? सही है क्या? सही है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 कैसे आ गए? एक इधर है, एक इधर। अब प्रोडक्ट साइड पे 2H2O आएगा। एक्स्ट्रा चीजों की टेंशन मत लो, एक्स्ट्रा चीजों की टेंशन मत लो। और यहां पे मुझे मिलेगा CO2, CO2। अब डेल्टा H की अगर बात की जाए, डेल्टा H की अगर बात की जाए बच्चों, डेल्टा H की, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 572 ऐड हो गया किसमें? 393 में। ठीक है, जब सामने होते हैं ना बच्चे ऑफलाइन में, तो गलतियां वो साथ साथ बता देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, मैं गलती कर भी देता हूं, तो एक तो स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभार कैलकुलेशन में। तो इसीलिए आप उसका ध्यान रखना कि मैं अगर कुछ गलत कर भी रहा हूँ तो प्रोसेस, मतलब गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, अरे कहने का मतलब है अगर हो जाता है। लाइव में भी क्या होता है, बच्चे लाइव होते हैं बता देते हैं, यहाँ पे होता है तो हम वैसे तो कमेंट पिन कर देते हैं, बट फिर भी होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? -572 था, और -572 के साथ ये हमारे पास माइनस में ही होना चाहिए। हाँ, ये भी माइनस में ही होना चाहिए। नो 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 नो, ये माइनस में होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये भी माइनस में होना चाहिए, गड़बड़ी है, क्योंकि मैंने देखो ऐड ही किया, क्योंकि मुझे इतना तो पता है माइनस में होना चाहिए। एक बार चेक करना, ये एनसीईआरटी का सवाल है, मेरे हिसाब से माइनस में ही होना चाहिए। अभी हम माइनस लेके ही कर रहे हैं, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे पंगा हुआ था, है ना। हाँ, माइनस का ही होता है, माइनस का ही होता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, कहाँ है? हाँ, बाकी अभी मैं वीडियो को रोक के एक बार चेक कर लूंगा, पर माइनस का ही होता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 965, माइनस का 965 आ गया है किलो जूल पर मोल में। चलो आप सुनो, अब प्लान क्या है। हमारे पास क्या क्या आ गया है? कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, लेकिन हमारा प्रोडक्ट दूर दूर तक कहीं नहीं है। प्रोडक्ट कौन है? CH3OH, वो तो इस तरफ बैठा हुआ है, CH3OH इस तरफ बैठा हुआ है। तो क्या करने का प्लान है? फर्स्ट वाले रिएक्शन को रिवर्स करके हम ऐड कर देंगे इस रिएक्शन में, जिसको मैं कौन सी रिएक्शन मान लेता हूं? पांचवी रिएक्शन मान लेता हूं, पांचवी रिएक्शन मान लेता हूं, फिफ्थ रिएक्शन मान लेता हूं। तो भैया अब मैं क्या करने वाला हूं? रिवर्सिंग फर्स्ट। मेरे पास जगह है तो मैं अलग अलग स्टेप में लिख देता हूं, चाहे, या आप एक ही में लिख सकते हो कि रिवर्सिंग फर्स्ट एंड एडिंग इन फिफ्थ। ठीक है, मैं अभी रिवर्सिंग फर्स्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पे? CO2 इधर आ जाएगा, रिवर्स करूंगा तो 2H2 इधर आ जाएगा, और गिव्स क्या आ जाएगा भैया? CH3OH आ जाएगा, CH3OH आ जाएगा, CH3OH आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पास 3/2O2 आ जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा H जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा, विच इज +726 आ जाएगा, है ना भाई, है ना भाई। और इस रिएक्शन का मैं मान लूंगा सिक्स्थ इक्वेशन। अब हमारी फिफ्थ इक्वेशन क्या थी? मैं दोबारा से बस यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि हम एक जगह पे कंपेयर कर पाए। ये हमारे पास थी कार्बन, प्लस में 2 हाइड्रोजन, प्लस में 2 ऑक्सीजन, गिव्स हमारे पास था 2H2O, साथ में और क्या आया था भैया? हमारे पास CO2, CO2 आया था भैया। साथ में हमारे पास जो डेल्टा H आया था, जो डेल्टा H आया था वो माइनस में 965 आया था। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा मेन प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा? यस, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मैंने फिफ्थ को बस जान के यहाँ पे लिखा है, रजिस्टर में तो आपके पास सब सामने ही होगा ना, तो भैया आपको बार बार नहीं लिखनी है रिएक्शन। एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ऐड करने पे ध्यान से देखो, क्या 2H2O से 2H2O कैंसिल, क्या CO2 से CO2 कैंसिल। अब बड़ी कमाल की बात देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, आप ऑक्सीजन की अगर टेंशन ले रहे थे तो 2O2 में से 3/2O2 चला गया, कितना बचा? ये लो, टहल का आमलेट बेटा, सब कट गया, देख लो। टेंशन खामा खा ले रहे थे आप।
और यहां पे आ गया CH3OH, तो यहां पे डेल्टा H कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे, माइनस में आंसर आ रहा है। 965 में से हम माइनस कर देते हैं 726 को, तो आंसर मेरे पास -239 किलो जूल पर मोल आ रहा होगा। डन है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में छाया हुआ क्वेश्चन है। और बहुत आता है, बहुत आता है भैया। ठीक है, ठीक है। तो भैया हेस लॉ के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पढ़ के बच्चे हमेशा समझते हैं कि सब्लिमेशन ही करेगा, वो जो सब्लिमेशन करेगा उसी के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा, ऐसा नहीं है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हर एक वो इंसान करता है, हर एक इंसान क्या, सबके लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब ये नहीं होता कि भैया एक सब्सटेंस होगा जो सॉलिड से गैस जा रहा होगा, नहीं नहीं नहीं। एक सब्सटेंस जो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, तो लेकिन हम उसको सीधा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल रहे हैं। मतलब हमने उसमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को ऐड कर दिया है। सब्लिमेशन हर कोई नहीं शो करता, माना, लेकिन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई सब्लिमेशन शो करे। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आपने किसी सब्सटेंस को पहले सॉलिड से लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड से गैस बनाया, 2 एंथैल्पी लगी, आपने उनको ऐड करके ओवरऑल एक एंथैल्पी दे दी। सही है क्या? चलो आओ। हाँ जी, एनसीईआरटी का सवाल अगेन मेरे को बड़ा पर्सनल फेवरेट सवाल है ये, और एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। मैं इसके ऊपर 2 सवाल लाया हूं, एक तो ये सवाल है और एक और सवाल है जो कि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। वो कहां है, वो कहां है, वो कहां है, वो कहां है, वो कहां है? ये रहा। ये वाला सवाल फिर एज इट इज सवाल है, अभी मैं आपको वाला कराऊंगा ना, आप पढ़ोगे। मैं जान के ये सवाल होमवर्क लेके आया हूं, और देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज जो भी होमवर्क दे रहा हूं वो कर लेना। दोनों सवाल एग्जैक्टली सिमिलर हैं, इसीलिए ये वाला सवाल आपके लेके आया हूं। चलो आप कह रहे एक रिएक्शन है 298 केल्विन पे, ये इसके लिए आपको डेल्टा H गिवन है और इसके लिए आपको डेल्टा S भी गिवन है। एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब डेल्टा G नेगेटिव होता है। जब डेल्टा G नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है। चलो अब देखो ध्यान से, क्या आप सबको पता है कि हमारे पास डेल्टा G का फॉर्मूला होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको भी करा रहा हूं, ये जो मैंने होमवर्क दिए, सबका एक ही फॉर्मेट है। अगर आपसे पूछे बताओ किस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, सबका एक ही फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन में आप डेल्टा G को ना 0 लेट कर लोगे और ये निकालोगे कि डेल्टा G 0 कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे डेल्टा G 0 हो रहा होगा उसके ऊपर चला जाऊंगा तो डेल्टा G माइनस में हो जाएगा। कितना सिंपल है, देखो नहीं समझाओ, लेट कर लो कि डेल्टा G 0 है। अब अगर डेल्टा G 0 है तो 0 डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S आ गया। डेल्टा H की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 400 क्या किलो जूल, 400 क्या किलो जूल, किलो जूल में गिवन है। तो 400 किलो जूल का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके बाद आपको डेल्टा टेम्परेचर आपको निकालना, टेम्परेचर आपको निकालना। डेल्टा एस आपको 0.2 दे रखा। 0.2 क्या दे रखा यार, ये गलती है यार। यहाँ पे के क्या है, केल्विन, केल्विन पर मोल। ओहो, ऐसे करते हैं ना जब गलत होती है यार, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थर्मो डायनेमिक्स NCERT PDF, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बस हमें टी निकालना है, टी निकालना है हमें। ये इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.2 में कुछ गड़बड़ी हो रखी है यार। एक तो थर्मोडायनेमिक्स भी लिखना पड़ता है, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, पता नहीं केमिस्ट्री की इज्जत ही नहीं है। फिजिक्स की PDF टॉप पे आ रही है, बदतमीज। केमिस्ट्री की इज्जत ही नहीं है यार, गंदी बात है। अरे क्या हो रहा है ये, अब गुस्सा हो रहा है मुझे। हाँ आ गया, आ गया, आ गया, बच गया ये। अरे NCERT नहीं खुल रही है इनकी।
पता नहीं यार, एक सेकेंड बच्चों। एनसीईआरटी किताब यहाँ पे, अभी अभी मुझे एक बात रियलाइज हुई है कि यहाँ पे हमें किताब रखनी चाहिए एनसीईआरटी की। आगे आगे बच्चों, आगे, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, एक्सरसाइज पे मैं जा चुका हूँ, एक्सरसाइज पे मैं जा चुका हूँ, और एक्सरसाइज पे मैं चला गया हूँ। किलो जूल है ये, किलो जूल है ये, किलो जूल है ये, किलो जूल। यह किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ये किलो जूल में है, किलो जूल। अब अगर ये किलो जूल है तो इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1000 से। ये किलो जूल है, अगर ये भी किलो जूल में वो भी किलो जूल में, फिर तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। अबे अगर एनसीईआरटी खोली रखी है तो ये वाला भी चेक कर ले क्या इसमें, हाँ, अरे अरे अरे, ये वाला भी चेक कर ले क्या, वो जो क्वेश्चन था पीछे। अबे कहाँ मर गया, डेल्टा एच वाला। हाँ भाई, इसमें भी माइनस ही है, और इनका आंसर भी -2, ये सही है। हमें शक था ना कि यहाँ पे माइनस होगा। हाँ हाँ, तो हमारा शक सही निकला है, माइनस है, ठीक है। दोनों चेक कर लिए मैंने, ओके। बेटा चेक करना सही रहता है, ये ना हो फिर गलती हो जाए, फिर तुम कहो ये नहीं है एनसीईआरटी में, वो नहीं है। तो ये अगर ये किलो जूल में ही है तो फिर इसको कन्वर्ट करने की कोई लोड ही नहीं थी, है ना भाई, क्योंकि दोनों ही फिर हमारे पास किलो जूल में आ गए थे। तो ये आ गया हमारे पास 400, ये आ गया हमारे पास 400, और ये हमारे पास आ गया है 0.2। तो यहां से हम टेम्परेचर निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 400 अपॉन में 0.2, तो टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास 2000 केल्विन। अब कमाल की बात यह है कि ये जो टेम्परेचर 2000 केल्विन आया है, इस पे डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है, इस पे डेल्टा जी 0 है, इस पे डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है, इस पे डेल्टा जी 0 है। अगर 2000 केल्विन पे 0 है, हेंस अबव 2000 केल्विन, अगर टेम्परेचर 2000 केल्विन से ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। अबव 2000 केल्विन डेल्टा जी हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, और प्रोसेस हमारा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, और प्रोसेस हमारा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। अब आप ये क्वेश्चन पढ़ो जो मैंने आपको होमवर्क दिए, आप खुद कहोगे कि हाँ सर आप सही कर रहे हो, ये सवाल होमवर्क दे रहे हो। देख लो एक बार, सेम सवाल है, और यहाँ तो यूनिट में भी कुछ बदतमीजी नहीं की गई है। बस ध्यान रखना, ये किलो जूल है, ये जूल है, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। The enthalpy of reaction for the reaction is this standard enthalpy of H2। अगेन यहाँ पे अभी मैंने N2 वाला क्वेश्चन कराया, हाफ से डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 का दे रखा है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालना है। H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो क्या मुझे इस रिएक्शन को आधे से डिवाइड करना होगा, इसको हाफ से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला सवाल भी आपके लिए मिलता है होमवर्क। होमवर्क कहाँ पे आता है, टेलीग्राम पे आता है, और मैंने आपको टेलीग्राम पे एक बढ़िया सा असाइनमेंट दिया हुआ है ऑर्गेनिक का, और फिर 24 घंटे बाद उसके सॉल्यूशन भी भेज दिए थे, प्लीज चेक कर लीजिएगा। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस साइक्लिक है, अगर एक प्रोसेस साइक्लिक है तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर है डेल्टा यू 0, सही है। डेल्टा, अरे भैया जब घूम के वापस आ गए तो कोई भी चीज नहीं बदलेगी, सारे के सारे इसमें ट्रू हैं। डेल्टा यू भी 0 होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है। डेल्टा मतलब चेंज ही नहीं हो रहा ना, साइक्लिक प्रोसेस है, तो चेंज कैसे हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा। हाँ आ जाओ। ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, आपने ब्यूटेन को जलाया, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई तो डेल्टा एच माइनस में होगा। आपको बताना है कौन सी थर्मोकेमिकल रिएक्शन करेक्ट है, कौन सी थर्मोकेमिकल करेक्शन करेक्ट है। पहली बात तो कितनी हीट रिलीज हुई है, आपने 1 मोल ब्यूटेन को जलाया है, कितने मोल ब्यूटेन को जलाया है, 1 मोल। अब 1 मोल ब्यूटेन को अगर आपने जलाया है तो पहली बात तो ये तो गलत ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल हैं ब्यूटेन के। दूसरी बात, ये वैसे भी गलत है बिकॉज एनर्जी ही गलत लिखी हुई है, और ये भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज में प्लस कैसे आ गया, माइनस आना चाहिए। अब ये वाले भी चेक कर लेते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है। पहली बात तो इसका 1 मोल है, 4 कार्बन है, ऑक्सीजन हो जाते हैं 5 और 8 13, यहां भी 13 है, सब कुछ ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाता है। प्यारा सवाल है, देखो कितना प्यारा सवाल है। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। डेल्टा जी इज 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन,
डेल्टा जी पॉजिटिव होता, गंदी बात कर दी, डेल्टा जी पॉजिटिव कब होने लग गया स्पॉन्टेनियस के लिए? डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। बिल्कुल सही है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई, बड़ा प्यारा सवाल है ये, हेस लॉ जैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर एक्स वाई के फॉर्म में देना है। ठीक है, कैसे देखो, कह रहे हैं on the basis of thermochemical equation first second third find out which of the algebraic relationship in given option A to D is correct। इसके लिए x है, इसके लिए y है, इसके लिए z है। अब ध्यान से दिमाग लगाते हैं। देखो, क्या मुझे यहां पे चाहिए CO प्लस, हाँ किसी भी एक रिएक्शन को बाकी दोनों की मदद से बनाएंगे, किसी भी एक को, आपकी मर्जी है, बाकी दोनों की मदद से बनाएंगे और आंसर मैच कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले रिएक्शन को बाकी दोनों की मदद से बना रहा हूं। ठीक है, उसको फर्स्ट मानो, सेकंड। तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, और हमें उधर क्या चाहिए, CO2, उसमें ऐड कर दे रहे हैं। हो गया। इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करोगे और उसमें ऐड कर दो। अगर इसको रिवर्स करोगे तो माइनस y आ जाएगा, और ऊपर वाले में ऐड कर दोगे तो प्लस x आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा z के। समझे क्या हुआ? नहीं समझे? आपको चाहिए था यहाँ पे CO, तो आपने इसको रिवर्स कर दिया और ऊपर वाले में कर दिया ऐड। ऊपर वाले में जैसे ही ऐड किया CO2 भी मिल गया, तो ये रिएक्शन मिल जाएगी, ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो इसके लिए तो Z है, यानी Z किसके बराबर है, इसका रिवर्स प्लस इसका एडिशन, इसका रिवर्स प्लस इसका एडिशन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? सब में तो प्लस के फॉर्म में है, 2 से तो कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, 2 से कहीं पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो यहां से मेरे पास x आ जाता है y प्लस जेड, है ना, x आ जाता है y प्लस जेड, x आ जाता है y प्लस जेड। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है C। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, आ जाओ। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो मुझे मिलता है CO गिव्स C प्लस में हाफ O2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ऊपर मेरे पास कौन है, C प्लस O2 गिव्स CO2। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड, तो कार्बन से कार्बन, ये आ गया CO, और यहां पे मिल जाएगा मुझे हाफ O2 गिव्स CO2। बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन मिल जाएगी, है ना। तो हमने सही किया है, मतलब कि सब कुछ ठीक है जी, चेक भी हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गई भैया, वेरिफिकेशन भी हो गई। आ जाओ, चलो ठीक है। हाँ, सेम क्वेश्चन, डेल H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसके लिए डेल्टा H दे रखा है आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे भैया, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे 3 क्वेश्चन आ गए हैं, सरस्वती माता ने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में डाल के ऐसे 3 क्वेश्चन डाले हैं, तो क्या पता पेपर में इनमें से एक आ जाए भैया। डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर आ गया, माइनस का है ना, माइनस का है ना, तो 6.2 आ जाएगा। चलो आ जाओ, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी लेके आया हूं, आ जाओ करते। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर बोलना चाहूंगा, 11 तारीख कल लाइव है सेशन, कल 11 तारीख 2 बजे तक लग जाएगा। कमेंट करो, शॉर्ट डाला उस पर भी कमेंट करो, ठीक है। PPT टेलीग्राम फॉलो, सेशन लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। यार ये बात बताओ, ऑर्गेनिक वाले लेक्चर पे 2.5 लाख व्यूज हैं, 2.5 लाख व्यूज हैं, सब्सक्राइबर 60,000 है, क्या कर रहे हो यार? इतनी मेहनत से 5 दिन के अंदर आपका सिलेबस खत्म करा है, सोचने वाली बात है। देखो चलो आओ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आ जाओ भाई, क्या क्वेश्चन है? व्हाई डू ऑल लिविंग सिस्टम कंसिडर्ड एज ओपन सिस्टम? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओपन सिस्टम क्यों है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है उनसे टेम्परेचर उनका बढ़ता भी है, कम भी होता है, तो हीट आती भी है, जाती भी है, प्लस वो कुछ ना कुछ खाते हैं, एंडोसाइटोसिस सेल भी कर रहे हैं, पूरी बॉडी भी इंजेक्शन कर रही है और इजेक्शन भी कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी फेंक रही है। तो सारे लिविंग सिस्टम एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि एनर्जी भी आ जा रही है और मास भी आ जा रहा है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दो चीजें आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब आती हैं? जब उनके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बढ़ना या कम होना बंद हो जाए, या दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाए, तो दो बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मानी जाएंगी। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी कोई गैस एक्सपैंड होती है और आसपास का जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो जीरो होता है। जब आसपास का प्रेशर जीरो होता है तो हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन हो रहा है ना। अगर मैं इस कमरे में किसी गैस को एक्सपैंड करूंगा तो वो फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा, बिकॉज आसपास से प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है जी। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरिफिक वैल्यू शायद 7th 8th में पढ़ा था, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एनर्जी
released in combustion of 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम या 1 किलो, 1 ग्राम या अगर SI यूनिट में बात करूं तो ऑब्वियसली बात है 1 किलो, 1 किलो सब्सटेंस को जलाने के बाद कितनी हीट रिलीज होती है, 1 किलो सब्सटेंस को जलाने के बाद कितनी हीट रिलीज होती है, इससे बोलते हैं हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर की उससे भी ज्यादा है, ठीक है। When is the एंट्रोपी, एक ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी लगभग जीरो कब होगी, एंट्रोपी जीरो तब होगी जब वो कितने टेम्परेचर पे पहुंचेगा, 0 केल्विन। अब ऐसे ओके मत समझ लेना, है ना, वो 0 केल्विन पे जब पहुंचेगा तो भैया उसकी जो एंट्रोपी है वो जीरो हो जाएगी, रैंडमनेस जीरो हो जाएगी। 0 केल्विन पे प्रेशर जीरो होता है, वॉल्यूम जीरो होती है, सब जीरो हो जाएगा, है ना भैया। क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो हमने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी लिमिटेशंस में से 2 मेजर लिमिटेशन ये है, इन्होंने एंट्रोपी या स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। फर्स्ट लॉ ने स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताया, और हीट फ्लो की डायरेक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि भैया हीट हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पे क्यों जाती है टू अचीव इक्विलिब्रियम, जो 0th लॉ ने समझाया। तो बच्चों मुबारक हो, इसी के साथ हमारे 5 डे चैलेंज खत्म होता है, जहां पे मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अब आपकी बारी है, आपको पूरा एफर्ट मारना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। केमिस्ट्री की भी लाइव सेशंस लूंगा, फिजिक्स की जब कल लाइव आऊंगा तो वहां पे आपसे बात करूंगा कि आपको केमिस्ट्री के भी लाइव सेशंस चाहिए या क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। लेकिन मैंने अपना एफर्ट लास्ट मोमेंट पे, मुझे पता था मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे अपना पूरा एफर्ट मारा। अब बच्चों आपकी बारी है, इन लास्ट दिनों में भी अगर आप ये सारे लेक्चर ढंग से देख लेते हो और अपने तरफ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से अच्छे, जो और मैं भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहूंगा, तो 11th में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता बेटा। और अगर 11th कमजोर हुई खासकर केमिस्ट्री, तो 12th अफेक्ट होगी ही होगी। इसीलिए 11th अपना जोरदार बनाओ, धमाकेदार बनाओ, 12th में आपको कोई फिर रोकने वाला नहीं होगा। इसी चैनल पे 12th में धमाकेदार पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं, लव यू, माँ बाप का नाम रोशन करो, थैंक यू सो मच।